हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान उसके क्लास 10th की जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, उसके चैप्टर वाइज सीरीज लेकर चल रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं 7 चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। आज हम लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो पहले हम देंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर पारदर्शिता क्या है उसके बारे में जानेंगे। जवाबदेही यानी कि सरकार जवाबदेही के बारे में जानेंगे। वैध सरकार के काम के आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। समानता और असमानता, गरीबी में कमी आदि के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ही है कि लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। बढ़ावा कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा हर एक नागरिक को हर एक वोट की वैल्यू बराबर दी गई है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है। तो वही नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। साथ ही बोल रहा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। उससे नेक्स्ट निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। कोई भी निर्णय ले रहा है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है। ये क्या लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। मान लो कोई संघर्ष हो रहा है तो उसको हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है और ये गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। तो गलतियों को सुधारने की अनुमति, जैसे कि सरकार कोई गलती करती है तो उसको सुधारने की भी अनुमति कौन? लोकतांत्रिक देता है। जैसे कि अभी कुछ ही टाइम पहले 3 फार्मर बिल आए थे जिससे किसानों को लगा ये हमारे जो है काम के नहीं है। उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया और ब्लास्ट उसमें उस बिल को वापस लेना पड़ा और सरकार को अपनी गलती को भी माना। तो यही चीज है कि गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। अब क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें प्रभावी होती हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो एक प्रभावी होती है। किस तरह होती है आइए देखते हैं। निश्चित रूप से ये सही है, यानी कि निश्चित रूप से ये सही है कि अलोकतांत्रिक यानी कि जो लोकतांत्रिक ना है सरकारों की विधायिका का सामना नहीं करना होता है, यानी कि सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना होता है। तो जो कंट्रियां जो डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके अंदर लोकतांत्रिक नहीं है, तो वो इन चीज़ों पे भी ध्यान न रखते कि अमीर या गरीब, इन चीज़ों पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि सरकारें कई भी फैसला जल्दी लेते हैं, यानी कि वो जो अलोकतांत्रिक होती है, जो लोकतांत्रिक नहीं होती हैं, वो सरकारें फैसला भी जल्दी ले लेती हैं। अब आगे देखते हैं क्या लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। अब ऐसे नहीं है लोकतंत्र में कोई भी काम हो रहा है तो एकदम ही कोई भी सडनली डिसीजन लिया और काम हो गया। वहाँ किस चीज पर होता है? मोल तोल के आधार पर काम चलता है। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है, क्योंकि जब सबके उसमें राय मशवरा लेना होगा तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो लेकिन इसमें पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा लोग सभी का जब उस बात पर सब एग्री हो जाएंगे तभी वो चीज मानी जाएगी। आइए अब आगे देखते हैं पारदर्शिता क्या है। पारदर्शिता के बारे में जानेंगे। तो एक नागरिक जो ये जानता है कि क्या सही क्या प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, ये पता लगा सकता है। उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जवाबदेही क्या होता है। तो जवाबदेही, तो एक जवाबदेही सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेही है। जैसे कि सरकार कोई काम कर रही है, अगर किसी वजह से वो जनता के खिलाफ या जनता को अच्छा ना लगेगा तो उसको जवाब भी देना होगा। उससे पहले हमारे अब देखेंगे हमारे सांसद के अंदर, जैसे अब जो सत्ता में सरकार होगी वो कोई बिल लेकर आते हैं और ये नहीं है अब वो सत्ता के अंदर बैठे हैं तो वो बिल लेकर आए और बिना किसी को
पूछे और उसको एकदम पास कर दिया। वो बिल आएगा पहले सबकी सहमति के लिए, सबको दिखाया जाएगा, अगर सब उस बात से एग्री होंगे तब वो जाकर वो बिल पास होगा। तो यही कह रहे हैं इस चीज़ में जवाबदेही देना होगा। अगर वो किसी वजह से गलत है तो वहाँ पे और भी जो अपोजिशन पार्टी वाले जो वहाँ पे हमारे सांसद बैठे हुए हैं वो इस चीज़ के विरोध करेंगे और वो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। अब वैध सरकार क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका। वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसकी तहत सरकार के कानून और कार्यवाही लोगों और सरकार के कामकाज में पारदर्शी तरीके से प्रकट करते हैं। आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देती है, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार को जन्म देती है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेही सरकार है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेही सरकार होती है और नागरिकों को निर्माण प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्राप्त है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को, आम नागरिक को उसकी जांच करने का भी अधिकार है। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, ये नागरिकों के विचारों उम्मीदों का ध्यान रखती है, यानी कि नागरिकों के जो विचार होते हैं और जो उनकी उम्मीदें होती हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि हमारे भारत में। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार है। आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है? तो आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे और इसमें जानेंगे लोकतांत्रिक देश में विकास कितनी तेजी से होता है और अनलोकतांत्रिक देश में कितनी तेजी से होता है, तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो यदि आर्थिक समृद्धि से की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है, किसमें? जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। और 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, यानी कि वहां पे आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। क्यों? लेकिन कई लोकतांत्रिक देश जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्ररूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है। तो ये भी इसको बोल सकते हैं। इसके अन्य कारक भी होते हैं, जैसे जनसंख्या। अब मान लीजिए किसी देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आर्थिक जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग, आर्थिक प्रतिक्रियाएं आदि। तो ये सब इसके कारक भी हो सकते हैं। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। तानाशाही कहाँ? जैसे कि चाइना एक तानाशाही सरकार है। अब आगे देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों है। अब इसके बारे में भी जानते हैं कि बेहतर क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि वो किसी पक्ष में जाकर चुनाव न करते, हर नागरिक अपनी आम सहमति से अपना वोट देता है। लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। लोकतंत्र के अंदर नीति या निर्णय, कोई भी काम का निर्णय या नीति बनाई जाती है तो उस पर खुली बहस होती है। पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं हम लोग कि उस पर सभी सहमति की वजह से, किसी वजह से कोई गलती है तो वहाँ पर पूरी बहस होती है। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर एक वैध सरकार होती है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हम जो नागरिक होते हैं उनकी स्थिति बेहतर होती है। और स्थिति बेहतर कैसे होती है? क्योंकि हमें हर एक चीज़ की फ्रीडम मिली हुई होती है। तो तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां। अब तानाशाही सरकार की लोकतंत्र की तुलना में कमियां क्या होती हैं? तो अब इनकी जो तानाशाही सरकार है उसकी कमियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है। निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती है। साथ ही क्या, तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा खर्चीली है। लोकतांत्रिक सरकार जो ज्यादा खर्चीली है क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। साथ ही क्या है, तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। तानाशाही में एक उच्च स्तर पर, बहुत ऊंचाई, मतलब हाई लेवल पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। साथ ही क्या है, लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लोकतंत्र में क्या, चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता। क्योंकि तानाशाही में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो एक जबरदस्ती अपना आप को राजा, यानी कि अपना आप को अपनी सरकार बना लेते हैं।
अब आगे देखते हैं असमानता और गरीबी की कमी। असमानता और गरीबी की कमी क्या हो, इसके कारण क्या है? तो आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। जो आर्थिक हमारे जो पास फाइनेंशियल इशू है तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। भारत की जो जनसंख्या है वो भारत के जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीबों और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कैसे? लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है, यानी कि असमानता मिलाने में वो ज्यादातर असफल रहा है, यानी कि वो सफल नहीं हो पाया। लोकतंत्र असमानता और गरीबी को कम करने में सक्षम कैसे है, यानी कि उसको कम करने में सक्षम किस तरीके से है? तो ये आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। तो ये प्रत्येक नागरिक को समान मतदान अधिकार देकर राजनीतिक समानता का सुनिश्चित करता है। तो यानी कि समान मतदान, जो अभी मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि सबको वोट का अधिकार है और सबके वोट के वैल्यू बराबर है, तो वही है समान अधिकार है। ये समक्ष सक्रियता के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है और जो गरीब लोगों की चिंताओं को उठाने के लिए समान अवसर की ओर जाता है, यानी कि वो समान बराबर अवसर की ओर जाता है। ये समाज के किसी भी वर्ग की आवश्यकता के आधार पर आर्थिक लाभ और हस्ताक्षर के लिए पुनर्वितरण तंत्र का समर्थन करता है। साथ ही क्या है, यह सामाजिक समानता सुनिश्चित करने वाली आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। यह हमारा वो है। अब राजनीतिक समानता क्या है? अब राजनीतिक समानता के बारे में जानेंगे। तो जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार है, यानी कि कोई किसी भी जाति, कोई किसी भी रिलीजन, कोई भी मतलब किसी भी चीज में बटा हुआ है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कलर को लेकर, लेकिन सबको वोट क्या बोल रहे हैं, सबको चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। तो ये नहीं कि तू गरीब है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर वो उस चीज के लिए एलिजिबल है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो आइए आगे देखते हैं सामाजिक विविधताओं में ये क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताएं मतलब हर तरह से ये बटा हुआ है, कोई रिलीजन के बेस पे, कोई कपड़ा, खान पीन, हर तरीके से खाना पहनना, कल्चर, ये सारी चीजें उन चीजों में बटा हुआ है। इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना संभाविक है, यानी कि अलग अलग ग्रुप जो होते हैं उसी वजह से उनमें टकराव होना भी संभव है। लोकतंत्र ऐसे तरीकों को विकास करने में मदद करता है। लोकतंत्र तो है ऐसे तरीकों में विकास करता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो चुका है। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों का समाधान निकालना सीख जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मतभेदों का समाधान निकालना सीख जाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ उपवाद हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका। अब श्रीलंका में देखा है कि वो अभी तक वहां पे पहले चैप्टर में मैं इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कि सत्य की साझेदारी, उसके वो जब पढ़ा था तो उसमें श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। तो अब जानते हैं आगे के नागरिकों की गरिमा और आज़ादी क्या है। तो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी प्रदान की है, यानी कि उनको फुल फ्रीडम दी गई है। भारत में कई सामाजिक वर्ग के जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए हैं और अपने हक को प्राप्त किया है, यानी कि वो अपने हक को पा सकें। अब साथ में देखते हैं महिलाओं की समानता है। महिलाओं को किस तरीके से सम्मान मिला गया, समानता है उनको। तो लोकतंत्र के कारण ही ये संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तो आज के टाइम में महिलाओं को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। जहां पे पुरुष काम करते हैं वहीं पर महिलाएं भी काम करती हैं और वही बराबर का काम करते हैं और बराबर की सैलरी पाते हैं। ये क्यों हो पाया है? ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि ये हमारे लोकतांत्रिक देश में उनको सबको सम्मान दिया गया है। तानाशाही देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। तो जो तानाशाही देश हैं वहां आज भी महिलाओं को समान
अधिकार नहीं है। तो जातिगत असमानता यानी कि जाति के बेस पर उनके साथ कैसे भेदभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, यानी कि एक ये जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफी कम है, क्योंकि लोकतंत्र के कारण इसको काफी कम कर दिया गया है। फिर भी आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशों में शामिल होने लगे। इसी वजह से हर जाति के और पिछड़े लोग हर उसमें शामिल होने लगे हैं। तो आइए आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, यानी कि लोकतंत्र जो है लोगों की गरिमा को किस तरह बनाए रखता है। तो आइए देखते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। तो लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार किया जाता है, यानी कि उन सबके साथ एक ही सम्मान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों का समान दर्जा प्रदान किया जाता है। तो अभी मैं बता रहा था कि लोकतंत्र में ही की वजह से ही कि हर महिला मतलब लोकतंत्र की वजह से महिलाएं और पुरुष एक ही ऑफिस में काम करके और बराबर सैलरी पाते हैं। और लास्ट क्या टॉपिक है इसमें, तो लोकतंत्र में जाति आधारित समानताओं एवं क्रूरताओं का कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। ये किसमें है, लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा को इस तरीके से बढ़ाया गया। अब देखते हैं शिकायतों का लोकतंत्र और सफल बनाने में सहयोग किस तरीके से ये है। तो बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वातंत्र को वांछित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं। लोकतंत्र ने सभी सुरक्षित कर दिए। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना। आगे क्या, उचित प्रतिनिधि देने में विभिन्न जातीय समूह के बीच टकराव कम हुआ है। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संविधान तरीका उपलब्ध कराता है। अब लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम के बारे में जानेंगे। तो लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकारी के आधार पर चुनाव समय समय पर होने चाहिए, यानी कि टाइम पर उनके चुनाव होने चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों जनता के प्रति जवाबदेही हो, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि जो हमारे जीत के सांसद के अंदर जाते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही होने चाहिए। प्रेस स्वतंत्रता हो तथा वह जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए। जो हमारे जो पत्रकार हैं, जो प्रेस है, वो एक स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और वो क्या बोल रहे हैं, जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाए, यानी कि वो जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में कि आप तो समझ ही सकते हैं, इसमें क्या ही बता सकते हैं। देश की एकता, अखंडता व संघवाद मजबूत है। सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो है लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। अब लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट है, इनको देखते हैं। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था संपूर्णतापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है, यानी कि समाज के जो टकराव हैं वो कम रहते हैं। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतंत्रीय व्यवस्था का आधार है। साथ ही क्या है, लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। तो हमारे जो समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि बल दिया जाता है। तो ये आज का हमारा 7 चैप्टर था जो हमने अभी देखा, और इसमें लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र सरकार काम करती है और किस तरीके से अलोकतांत्रिक सरकार काम करती है, इस चैप्टर में हमने आज जाना था। तो थैंक यू दोस्तों एंड तक बने रहने के लिए। और आप सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।